अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ द वीक। और लास्ट वीक में आपको याद होगा कि हमने फ्रेंड फंक्शंस एंड फ्रेंड क्लासेस जो हैं इसके ऊपर डिस्कस किया था। फ्रेंड फंक्शंस एंड फ्रेंड क्लासेस किसी भी क्लास के ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो क्लास के प्राइवेट डेटे को एक्सेस कर सकते हैं और वो उसके प्राइवेट डेटे को यूज कर सकते हैं। इसके सिंटैक्स के ऊपर हमने डिस्कस किया लास्ट टाइम, इसके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिस्कस किया। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने देखी। एक एग्जांपल हमने देखी जिसमें हम फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं। फ्रेंड फंक्शन बनाने के लिए हम फ्रेंड कीवर्ड को यूज करके फंक्शन की डेक्लेरेशन को क्लास के इनसाइड डिफाइन करते हैं। तो जो भी आपने फंक्शन बनाना है उसकी डेक्लेरेशन को क्लास के इनसाइड यूज करते हैं और डेक्लेरेशन से पहले आप फ्रेंड का कीवर्ड जो है वो यूज करते हैं। तो अगर आप इस तरीके से फ्रेंडशिप जो है इसको ग्रांट कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब ये फंक्शन जिसका नाम सेट एक्स है ये क्लास के प्राइवेट डेटा जो है इसको एक्सेस कर सकता है। इसी तरीके से आप फ्रेंड क्लास भी बना सकते हैं। फ्रेंड क्लास बनाने के लिए आपको ये डेक्लेरेशन जो है वो क्लास के इनसाइड देनी पड़ती है। तो फ्रेंड क्लास अगर आप किसी को डिक्लेयर करना चाह रहे हैं तो आपको उसके लिए क्लास की डेक्लेरेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है और उस डेक्लेरेशन से पहले आपको फ्रेंड का कीवर्ड जो है वो यूज करना पड़ता है। तो दिस इज हाउ वी कैन मेक ए क्लास फ्रेंड ऑफ अनदर क्लास। तो जब एक क्लास किसी दूसरी क्लास की फ्रेंड डिक्लेयर हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो उसके अब हर डेटे को यूज कर सकती है, हर तरह के डेटा जो है इसको यूज कर सकती है। हमने आपको क्वेश्चन भी था अटेंडेंस का क्वेश्चन कि हम जब फ्रेंड डिक्लेयर करते हैं तो इट डज नॉट मीन कि हम उस क्लास के प्राइवेट डेटे को एग्जैक्टली उसी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं जिस तरीके से क्लास के मेंबर फंक्शन करते हैं। जैसे अगर आप देखें तो प्रिंट क्लास का मेंबर फंक्शन है, ये क्लास के प्राइवेट डेटे एक्स को डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है विदाउट यूजिंग द ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आपने फ्रेंड डिक्लेयर किया हुआ है तो आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकेंगे, ये याद रखें। आपको फिर भी ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस करना पड़ेगा। ओके, तो जब आपने क्लास बनाई हुई है तो आप एक्स को एक्सेस तो करेंगे लेकिन आप ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे। तो हम इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ यहाँ पे लिखें x इज इक्वल टू 20, तो ये पॉसिबल नहीं है। इवन दो इट इज ए फ्रेंड, लेकिन इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा क्लास का ऑब्जेक्ट और फिर ही आप उसके प्राइवेट डेटा जो है उसको एक्सेस कर सकेंगे। ओके जी, तो ये वो डिस्कशन थी जो हमने लास्ट लेक्चर जो है उसके अंदर परफॉर्म की थी। आज हम ये जो इंट्रोडक्टरी कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हम कवर कर रहे हैं। याद रखें ये टॉपिक जो हम डिस्कवर कर रहे हैं ये इन डेप्थ डिस्कवर नहीं कर रहे बल्कि इनको इंट्रोडक्टरी हद तक जो है वो कवर कर रहे हैं। एक और टॉपिक जो हम इंट्रोडक्शन की हद तक कवर करेंगे, इट इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड इट बिलोंग्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और अभी हम थोड़ा इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे और फिर हम बात करेंगे कि C++ में इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है जरा पहले इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट की हुई है। इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास एक सिंपल सी क्लास है, इसका नाम है माई क्लास और माई क्लास के अंदर एक ही प्राइवेट मेंबर है जिसका नाम है टॉप सीक्रेट और इसका एक कंस्ट्रक्टर है जो कि टॉप सीक्रेट की वैल्यू जो है वो n के इक्वल सेट कर देता है। मतलब n को ये एज ए आर्गुमेंट लेता है और जो भी n की वैल्यू होती है ये टॉप सीक्रेट को असाइन कर देता है और ये एक इसका डिस्प्ले का फंक्शन है जो कि टॉप सीक्रेट की वैल्यू जो है इसको डिस्प्ले करता है। तो ये एक सिंपल सी क्लास है। अगर मैं इस क्लास को यूज करना चाह रहा हूं तो मैं क्या करता हूं, मैं मेन में जाता हूं और इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाता हूं। ओके, तो मैंने इस क्लास के 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट x है, दूसरा ऑब्जेक्ट y है और तीसरा ऑब्जेक्ट z है। हर एक के टॉप सीक्रेट को मैंने कोई ना कोई वैल्यू जो है वो पास करके साइन करवा दिया। मतलब x के टॉप सीक्रेट को 10 वैल्यू मिल गई है, जो y है इसके टॉप सीक्रेट को 20 वैल्यू मिल गई है और z के टॉप सीक्रेट को 30 वैल्यू जो है वो मैंने साइन कर दी है। तो आई हैव क्रिएटेड बेसिकली 3 ऑब्जेक्ट्स एंड बाय यूजिंग द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास मैंने क्लास के प्राइवेट डेटे को कुछ वैल्यूज जो है वो असाइन कर दी है।
अब यहां पे जरा गौर करिएगा, अगर मैं कोई इस तरह की स्टेटमेंट लिखता हूं तो मुझे एरर आएगी। अब मैंने यहां पे स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है? मैंने यहां पे स्टेटमेंट लिखी हुई है x इज इक्वल टू y प्लस z। अब जरा इस स्टेटमेंट पे गौर करें कि y और z जो हैं ये बेसिकली ऑब्जेक्ट्स हैं, और यहां पे मैं इन दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर रहा हूं, मैं उनको ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं, और सिस्टम को या कंपाइलर को ये आइडिया नहीं है कि ये प्लस ऑपरेशन से आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, या यहां पे इस प्लस ऑपरेशन का मतलब क्या है। ओके, आपको याद होगा कि अगर ये एक्टिविटी मैं इंटीजर्स के लिए करता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ इंटीजर वेरिएबल्स दिए हुए हैं, एक मेरे पास इंटीजर वेरिएबल x है और इसी तरीके से एक मेरे पास इंटीजर वेरिएबल y है, और y को मैंने 10 असाइन किया हुआ है, और इसी तरीके से मेरे पास एक और इंटीजर वेरिएबल है, लेट्स से z, और z जो है इसको मैंने 5 असाइन किया हुआ है। और अगर इन इंटीजर वेरिएबल्स के लिए मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू y प्लस z, तो मुझे एरर नहीं आती। ओके, अगर मैं यहां पे इनके लिए ये लिख रहा हूं y प्लस z, तो आप जानते हैं कि यहां पे एरर हमें नहीं आती, और ये ऑपरेशन हम अक्सर करते भी आ रहे हैं। इस ऑपरेशन में हमें एरर इसलिए नहीं आती कि इंटीजर वेरिएबल के लिए प्लस का ऑपरेशन जो है इट इज ऑलरेडी डिफाइंड कि इससे क्या एक्टिविटी हमने अचीव करनी है। क्योंकि ये दोनों इंटीजर्स हैं तो इनकी वैल्यूज जो हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं, 10 प्लस 5 हो जाता है, दैट विल बिकम 15, और 15 जो है ये x के अंदर सेव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दोबारा से गौर करें कि x, y एंड z जो हैं ये माई क्लास टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, और यहां पे आप इन ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर रहे हैं, तो सिस्टम को ये नहीं पता, कंपाइलर को नहीं पता कि आप इस ऐड के साथ क्या अचीव करना चाह रहे हैं। ये ऐड उस तरीके से तो हो नहीं सकता जो इंटीजर्स के लिए इसका बिहेवियर है, तो इस बिहेवियर के बारे में कंपाइलर को अंदाजा नहीं है कि आप इससे क्या बिहेवियर अचीव करना चाह रहे हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर वो यहाँ पे आपको एरर दे रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड दीज ऑब्जेक्ट्स। ओके जी, इसी तरीके से अगर आप एक स्टेटमेंट लिखते हैं सी आउट x, तो यहां पे आपने स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर यूज किया है, और आपके पास यहाँ पे अगेन दो ऑपरेंड्स हैं, सी आउट आपकी स्क्रीन है, x आपका ऑब्जेक्ट है, और आप उस ऑब्जेक्ट को स्क्रीन के ऊपर राइट कर रहे हैं। अगेन स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर को अगर आप इंटीजर्स के साथ, कैरेक्टर्स के साथ यूज करते हैं तो वहां पे आपको एरर नहीं आती, बल्कि वो आपके डेटे को कंसोल के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर राइट करवा देता है। लेकिन यहां पे आपको एरर आ रही है क्योंकि कंपाइलर को, सिस्टम को ये आइडिया नहीं है कि स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर को जब आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। ओके जी, तो ऑब्जेक्ट्स के साथ किसी ऑपरेटर को यूज करना, इसकी फंक्शनैलिटी क्या होनी चाहिए, इससे एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, इस चीज का हमें अंदाजा नहीं है, या सिस्टम को इस चीज का अंदाजा नहीं है। नाउ हियर कम द कॉन्सेप्ट। आपके पास लैंग्वेज के अंदर कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे आपके पास एक प्लस का ऑपरेटर होता है, हम सब जानते हैं कि प्लस से क्या होता है। इसी तरीके से आपके पास माइनस का ऑपरेटर होता है, इसी तरीके से आपके पास डिवीजन का ऑपरेटर होता है, और इसी तरीके से आपके पास मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर होता है। हर ऑपरेटर जो है इसका एक रोल डिफाइंड है। ओके, और अगर आप उस डिफाइंड रोल से कुछ एक्स्ट्रा उस ऑपरेटर से अचीव करवाना चाह रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा उससे एक्टिविटी परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब आप इस टर्म को जरा समझने की कोशिश करें। ऑपरेटर जो है इट इज अवेलेबल इनसाइड द लैंग्वेज, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आर अवेलेबल, जैसे स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर है, स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, प्लस माइनस ऑपरेटर्स हैं,
रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं और इस तरह के अदर टाइप के ऑपरेटर्स जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं। हर ऑपरेटर जो है उसका एक रोल डिफाइंड है, मतलब उसके लिए खास तरह की फंक्शनैलिटी डिफाइंड है, और अगर आप उस फंक्शनैलिटी को इनहेंस करना चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि ठीक है ये ऑपरेटर ये काम भी करता रहे लेकिन इसके साथ साथ ये कुछ और काम भी करे, तो उस सिचुएशन में वी आर गोइंग टू ओवरलोड द ऑपरेटर्स। ओके जी, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब ये है कि ऑपरेटर्स की फंक्शनैलिटीज को इनहेंस कर देना, उनकी फंक्शनैलिटीज को बढ़ा देना, उनको ज्यादा कर देना। दिस थिंग इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि लेट से आपने एक एम्प्लॉय रखा हुआ है, वो आपका ड्राइवर है, जिसका मतलब या मकसद ये है या जिसकी जॉब डिस्क्रिप्शन ये है कि वो आपकी जो सर्विसेज है रिलेटेड टू योर कार वो एक्चुअली परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर आप उसकी ड्राइविंग के साथ साथ आप उसको ये कहें कि मेरे लिए जो ग्रोसरीज हैं वो भी लेके आया करो, या मेरे घर के डिफरेंट अदर काम जो हैं किचन वगैरह के वो भी किया करो, तो इस सिचुएशन के अंदर आप उसकी जॉब को ओवरलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग का भी यही मतलब है कि प्लस का काम है ऐड करना, लेकिन आप अगर सिस्टम को ये कहते हैं कि ठीक है आप ऐड करते रहो, आप प्लस वाला काम भी करते रहो, लेकिन उसके साथ साथ मेरे कुछ और काम भी कर दो, तो इस सिचुएशन के अंदर आप बेसिकली प्लस को ओवरलोड कर रहे हैं। ओके जी, मतलब वो प्लस भी कर रहा है और उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी परफॉर्म कर रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को जनरली हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है ये ऑपरेटर्स की फंक्शनैलिटीज हम ऑब्जेक्ट्स के साथ इनहेंस करते हैं या उनको बढ़ाते हैं, तो इसीलिए नॉर्मली इस कॉन्सेप्ट को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ ही कंसिडर कर रहे होते हैं। तो जहां पे हमारे पास अपने बनाए हुए डेटा टाइप्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए इन ऑपरेटर्स का क्या मतलब होगा, क्या मकसद होगा, इसको हम बढ़ाने के लिए, इनहेंस करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट जो है इसको यूज करते हैं। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर हम ये करेंगे कि हम प्लस के लिए कोई और फंक्शनैलिटी डिफाइन कर देंगे और सिस्टम को अंदाजा होगा कि अब आप जब दो ऑब्जेक्ट्स के साथ प्लस का ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो इस सिचुएशन के अंदर प्लस जो है इसका मतलब क्या है। तो this is how we can define the operator overloading, achieving some extra additional functionality from the available language operators। तो वही बात है जो मैं बार बार एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑपरेटर्स जो हैं उनका कोई खास काम ऑलरेडी डिफाइंड होता है, और अगर आप उनसे कुछ एक्स्ट्रा जॉब लेना चाहें तो इस कॉन्सेप्ट को हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के तौर पे रेफर कर रहे होते हैं। तो अभी हम क्विकली जो है वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग की कैसे की जाती है इसके सिंटैक्स के ऊपर बात करते हैं, और उसके पीछे क्या डिफरेंट इंट्रिकेसीज हैं, क्या डिफरेंट मेथोडोलॉजी यूज होती है, इसके ऊपर थोड़ी हम डिस्कशन करेंगे। और आज हम इस वीडियो के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि जो प्लस का ऑपरेटर है इसको भी ऑब्जेक्ट्स के लिए जो है वो ओवरलोड करें, इसके लिए कोई खास फंक्शनैलिटी जो है इसको डिफाइन करने की कोशिश करें। तो ऑपरेटर्स जो हैं C++ के अंदर वी हैव ऑलमोस्ट 45 ऑपरेटर्स, इनमें से बहुत सारे आप ऑलरेडी कवर भी कर चुके हुए हैं, तो हम तकरीबन सबको ओवरलोड कर सकते हैं। उनकी फंक्शनैलिटीज जो है इनको हम ओवरलोड कर सकते हैं। जब आप ओवरलोडिंग कर रहे होते हैं तो थोड़ा आपको ये ख्याल रखना पड़ता है कि आप ऑपरेटर की जो रेलिवेंस है या उसका जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है या उसका जो फंडामेंटल मीनिंग है उसको ना डिविएट करें। मतलब आप ऐसा ना करें कि आप प्लस को ओवरलोड करें लेकिन उसमें एक्टिविटी माइनस की कर रहे हो। तो अगर आप प्लस कर रहे हैं, प्लस को ओवरलोड कर रहे हैं, तो इस चीज का ख्याल रखें कि जब आपने ओवरलोडिंग करनी है तो उसमें प्लस से ही मिलती जुलती एक्टिविटी होनी चाहिए। तो जो हमारी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है इस ऑपरेटर के बारे में वो वायलेट नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम प्लस करें दो ऑब्जेक्ट्स को लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो माइनस की फॉर्म में परफॉर्म हो रहा हो, हम मल्टीप्लाई करें और उस मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट जो है वो डिवीजन की फॉर्म में हो रहा हो। तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए, इट शुड
बी योर फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जो बेसिक या फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है ऑपरेटर की उससे डिविएट ना करें, उसकी रेलिवेंस जो है उसका ख्याल रखें। ओके, ऑपरेटर्स को हम जब ओवरलोड करते हैं तो नॉर्मली हम इनको ओवरलोड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस। तो मिलती जुलती डेफिनेशन जो आप किसी फंक्शन की देते हैं उसी तरह की डेफिनेशन जो है वो आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर जो है वो यूज कर रहे होते हैं। कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज लाइक फंक्शन ओवरलोडिंग। इस बात को भी जरा समझ लें कि प्लस जो है आप जानते हैं कि जब आप इसको इंटीजर्स के साथ यूज करते हैं तो इसका कोई खास मतलब होता है, और आप अगर उसको ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज करें, मतलब आप ये चाह रहे हैं कि ये दो स्ट्रिंग्स हैं और प्लस करने से ये दोनों कॉन्केटिनेट हो जाए, तो आप उसकी फंक्शनैलिटी को इनहेंस कर रहे हैं। तो ये काम आप बेसिकली फंक्शन ओवरलोडिंग में भी आप ऐसा ही कर रहे होते हैं कि आपके पास मल्टीपल फंक्शंस होते हैं और हर फंक्शन जो है वो आपकी फंडामेंटल फंक्शनैलिटी जो है इसको इनहेंस कर रहा होता है। तो यहाँ पे भी जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है वो एक तरीके से फंक्शन ओवरलोडिंग से मिलता जुलता ही है, जो कि हम फंक्शन ओवरलोडिंग में देख के आए हैं कि राइटिंग मल्टीपल फंक्शंस बट डिफरेंस इन आर्गुमेंट, जिसको हम डिफाइन करके आए हैं। जिन ऑपरेटर्स को हम ओवरलोड कर सकते हैं वो यहाँ पे रिटर्न है, आप इनसे गो थ्रू हुए हैं ऑलरेडी। जैसे ये आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, डिफरेंट तरह के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। ये कुछ अदर टाइप के ऑपरेटर्स आपके पास अवेलेबल है, डिफरेंट अदर टाइप के ऑपरेटर्स। ये कंपाउंड ऑपरेटर्स हैं आपके पास, जो कॉम्बिनेशन के साथ यूज होते हैं, और इसी तरीके से ये स्ट्रीम इंसर्शन, स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन और इस तरह के ऑपरेटर्स हैं आपके पास। और फिर ये कुछ अदर ऑपरेटर्स हैं, ये न्यू, डिलीट और ये पैरेंथेसिस वगैरह, ये काफी हद तक जो है वो आप यूज करके आए हुए हैं। तो ये वो लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स हैं जिनको हम ओवरलोड कर सकते हैं। कुछ ऑपरेटर्स को हम ओवरलोड नहीं कर सकते, उनका भी आपने ख्याल रखना है। ये वो 4 ऑपरेटर्स हैं C++ के जिनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। स्टैरिक को हम ओवरलोड नहीं कर सकते। ये वो स्टैरिक है जिसको आप पॉइंटर के तौर पे यूज करते हैं, मतलब आप स्टैरिक P लिखते हैं, यहाँ पे ये एक यूनरी ऑपरेटर के तौर पे यूज होता है। याद रखिए ये वो स्टैरिक नहीं है जिसको आप मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन वाले स्टैरिक को आप ओवरलोड कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्टैरिक होता है जिसको आप यूज करते हैं एज ए पॉइंटर साइन, उसको आप ओवरलोड नहीं कर सकते। इसको हम ओवरलोड कर सकते हैं, ओके। और जहां पे ये यूनरी ऑपरेटर के तौर पे यूज होता है वहां पे इसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, इसको भी हम ओवरलोड नहीं कर सकते। टर्नरी ऑपरेटर को भी ओवरलोड नहीं कर सकते, और साइज ऑफ ऑपरेटर को भी ओवरलोड नहीं कर सकते। तो ये वो 4 ऑपरेटर्स हैं विच कैन नॉट बी ओवरलोडेड, बस आपने इसका ख्याल रखना है। और प्रीवियस जो लिस्ट है ये वो ऑपरेटर्स हैं जिनको हम ओवरलोड कर सकते हैं। अब जरा इसका सिंटैक्स देख लें कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है इसको हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग परफॉर्म करने के लिए आपने फंक्शन का कॉन्सेप्ट ही यूज करना है। सबसे पहले आपने ऑपरेटर्स की रिटर्न टाइप बतानी है। इफ द ऑपरेटर हैज सम रिटर्न टाइप, तो आपने उस रिटर्न टाइप जो है इसको यहाँ पे डिफाइन करना है। उसके बाद आपने ऑपरेटर का कीवर्ड यूज करना है और उसके साथ कॉन्केटिनेट करना है उस ऑपरेटर को जिसको हम ओवरलोड करना चाह रहे हैं। और अब यहां पे हम किसको ओवरलोड करना चाह रहे हैं? प्लस को। और उसके बाद आपने इसकी आर्गुमेंट लिस्ट देनी है, ओके। आपने यहां पे इसकी आर्गुमेंट लिस्ट जो है वो प्रोवाइड करनी है। आर्गुमेंट लिस्ट का मतलब ये है कि उस ऑपरेटर की एरिटी, अगर आपके पास यूनरी ऑपरेटर है तो एक ही उसका आर्गुमेंट होगा, अगर बाइनरी है तो उसके 2 आर्गुमेंट्स होंगे। तो हम यूनरी और बाइनरी को ही ओवरलोड कर रहे होते हैं, तो आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर आपके पास 2 आर्गुमेंट्स होंगे अगर बाइनरी ऑपरेटर है, और अगर वो यूनरी ऑपरेटर है तो वहां पे आपके पास सिर्फ एक आर्गुमेंट होगा। उसके बाद बॉडी है, बॉडी ऑफ द ओवरलोडेड ऑपरेटर, और इनसाइड दिस बॉडी आप वो फंक्शनैलिटी डिफाइन करेंगे जो कि आप इस ऑपरेटर से अचीव करना चाह रहे हैं, वो आप इन पैरेंथेसिस ब्रेसेस के अंदर जो है वो
डिफाइन कर रहे होंगे। अब जरा इस कॉन्सेप्ट को समझ लें कि रिटर्न टाइप का क्या मतलब है और आर्गुमेंट्स का क्या मतलब है। यहाँ पे जरा गौर करिएगा। लेट्स से अगर आपने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है 4 + 5, तो 4 + 5 जो है, यहाँ पे आप गौर करें कि जो प्लस है वो बेसिकली आपका ऑपरेटर है। ओके, प्लस जो है वो यहाँ पे ऑपरेटर है और इसके दो आर्गुमेंट्स हैं 4 और 5। ओके, 4 और 5 जो हैं दे आर द आर्गुमेंट्स ऑफ द प्लस ऑपरेटर। हम इनको पहले ऑपरेंड भी कह के आए हैं, लेकिन अब मैं आर्गुमेंट का वर्ड यूज कर रहा हूं। तो ये जो दो आर्गुमेंट हैं इनको हम अब कंसिडर कर लेते हैं एज ए आर्गुमेंट ऑफ प्लस। तो प्लस को अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए कितने आर्गुमेंट्स चाहिए होते हैं? 2 आर्गुमेंट्स चाहिए होते हैं। तो आपको यहाँ पे लिस्ट के अंदर जो है, आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर 2 आर्गुमेंट्स जो है वो डिफाइन करने पड़ेंगे, या कंसेप्चुअली देयर शुड बी 2 आर्गुमेंट्स फॉर द प्लस। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं लेट्स से a++, तो ये प्लस प्लस जो है ये यूनरी ऑपरेटर है और आप यहां पे देख रहे हैं कि इसका सिर्फ एक आर्गुमेंट है। तो जो ऑपरेटर है इसके आर्गुमेंट्स के अंदर बेसिकली इसके ऑपरेंड डिफाइन हो रहे होते हैं। ओके, और हम ये जानते हैं कि हर ऑपरेटर जो है ये कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे इस सिचुएशन के अंदर अगर आप देखें तो हमने यहां पे अगर लिखा हुआ है 4 + 5 + 7, तो ये जो 4 और 5 का आंसर है विच इज 9, तो 9 यहां पे रिटर्न हो रहा है। ओके, और ये जो वैल्यू रिटर्न हो रही है ये बेसिकली यूज हो रही है एज ए आर्गुमेंट ऑफ द अदर ऑपरेटर। तो 9 यहां पे बेसिकली क्या है? इट इज द रिटर्न टाइप। सही है जी। तो हर एक ऑपरेटर जो है इसमें आर्गुमेंट्स भी होते हैं। जैसे आपने यहां पे देखा कि 4 और 5 जो है वो आर्गुमेंट्स हैं, और कुछ ऑपरेटर जो है ये वैल्यू रिटर्न भी कर रहे होते हैं। जैसे आपने देखा कि जब हम 4 + 5 करते हैं तो ये जो 9 होता है इट इज बेसिकली रिटर्न। ठीक है, तो ये वही एनालॉजी यहां पे यूज की गई है कि ऑपरेटर जो है इसकी रिटर्न टाइप क्या है, ये क्या रिटर्न कर रहा है, कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड हो रहा है और इसके आर्गुमेंट लिस्ट क्या है। हाँ जी, ये कुछ चीजों का आपने ख्याल रखना है। जब आप ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर रहे होते हैं तो आप उसकी एरिटी को चेंज नहीं कर सकते। एरिटी को चेंज करने का मतलब यह है कि अगर वो बाइनरी ऑपरेटर है तो बाइनरी ही रहेगा, अगर वो यूनरी ऑपरेटर है तो यूनरी ही रहेगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बाइनरी ऑपरेटर के लिए 4 आर्गुमेंट दे दें या एक यूनरी ऑपरेटर के लिए 2 आर्गुमेंट दे दें। तो आप उसकी बेसिक फंडामेंटल एरिटी जो है इसको चेंज नहीं कर सकते। जितने आर्गुमेंट्स या ऑपरेंड के साथ वो डील करता है उतने ही ऑपरेंड्स के साथ वो हमेशा डील करता रहेगा। आप उसकी एरिटी को चेंज नहीं कर सकते। आप नए ऑपरेटर नहीं बना सकते। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये मेरे पास एक हैश, मैं अपना एक ऑपरेटर बना लेता हूं हैश साइन वाला, तो आप ये नहीं कर सकते। तो जो लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल ऑपरेटर्स हैं आप उन्हीं को यूज करेंगे। या आप कह सकते हैं कि मैं @@ का ऑपरेटर बना लेता हूं अपना खुद से ऑपरेटर, तो आप ये नहीं कर सकते। तो जो अवेलेबल ऑपरेटर्स हैं आप उन्हीं को ही ओवरलोड कर सकते हैं। कैन नॉट चेंज द प्रेसिडेंस। आप जानते हैं कि ऑपरेटर्स जो है इनकी प्रेसिडेंस एंड एसोसिएशन होती है, आप इसको भी चेंज नहीं कर सकते। मतलब मल्टीप्लीकेशन हमेशा प्लस से पहले ही परफॉर्म होगा इवन दो इट इज ओवरलोडेड। ठीक है, आप उसकी प्रेसिडेंस ऑर्डर जो है इसको भी चेंज नहीं कर सकते। कैन नॉट चेंज द वर्किंग ऑन द नेटिव डेटा टाइप। मतलब इंटीजर फ्लोट के ऊपर जो उसका बिहेवियर है आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वहां पे भी उनका बिहेवियर वही रहेगा जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है। यहां पे जरा क्विकली देख लें कि ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये आप ऑलरेडी वैसे स्ट्रक्चर्स के अंदर देख के भी आए हैं कि इट इज ऑलरेडी ओवरलोडेड, और इसकी खास फंक्शनैलिटी जो है वो डिफाइन होती है क्लासेस के लिए भी। और ये करता ये है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स को आप असाइन करते हैं दे शुड बी ऑफ द सेम टाइप,
तो उनकी जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उनकी वैल्यू एक दूसरे को कंपैटिबली असाइन हो जाती है। तो इट असाइंस द प्रॉपर्टी वैल्यूज अमंग द ऑब्जेक्ट्स। तो जब आप उसको यूज करते हैं तो वो उसकी प्रॉपर्टी वैल्यूज जो है वो असाइन कर देता है और उसको जो है वो वहां पे उसी तरीके से जो है वो डिफाइन कर देता है। तो इक्वल टू ऑपरेटर जो है इट इज ऑलरेडी ओवरलोडेड। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। यहाँ पे अब वही एग्जांपल है टॉप सीक्रेट वाली, जिसमें मैं आपको इक्वल टू के बारे में बता देता हूँ कि इट इज ऑलरेडी ओवरलोडेड। जैसे आप देखें यहाँ पे आपने 3 ऑब्जेक्ट्स बना लिए एक्स वाई एंड जी, और यहाँ पे आपने एक्स की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया, फिर आपने लिखा एक्स इज इक्वल टू जी। ओके, तो इक्वल टू जो है इट इज ऑलरेडी ओवरलोडेड फॉर मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, और ये करेगा ये कि जो z के टॉप सीक्रेट की वैल्यू है वो x के टॉप सीक्रेट को साइन कर देगा। अभी तो इसकी सिर्फ एक प्राइवेट डेटा टाइप है, अगर इसकी मल्टीपल प्राइवेट डेटा टाइप्स होती तो ये उनकी वैल्यू भी इसी तरीके से ऑपोजिट डेटा टाइप जो है उसको असाइन कर देता। तो टॉप सीक्रेट जो है ऑफ z विल बी साइन टू द टॉप सीक्रेट ऑफ x, और यहाँ पे जब आप x डॉट डिस्प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं कि x के पहले टॉप सीक्रेट की वैल्यू 10 थी, लेकिन जब आपने x इज इक्वल टू z किया तो उसके टॉप सीक्रेट की वैल्यू जो है 15 होगी, विच वाज एक्चुअली द टॉप सीक्रेट वैल्यू ऑफ z। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इट इज ऑलरेडी ओवरलोडेड, और ये एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज हो सकता है, और इसका काम ये होता है कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती हैं उनको कंपैटिबल वैल्यूज के साथ जो है वो ओवरलोड कर देता है, साइन कर देता है। ओके जी, दिस इज ऑल वी हैव इन दिस लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे, और हम नेक्स्ट टाइम जो है बात करेंगे कि हाउ टू ओवरलोड द प्लस ऑपरेटर। होपफुली आई विल ट्राई कि मैं आज ही आपका ये जो दूसरा लेक्चर है इसको भी अपलोड कर दूं। तो ये जो है आपकी लैब क्योंकि इससे रिलेटेड है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज रात तक जो है मैं उसको भी अपलोड कर दूं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।